हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल केबीएस टीजीटी के लिए है। आपने देखा होगा कि टीजीटी के जो है पाठ्यक्रम में क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2 लगा हुआ है। दोस्तों, क्षितिज भाग 1 एक कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पुस्तक है, जिसमें हमें पढ़ना है राहुल संकृत्यान का यात्रा। ठीक है, लहासा की ओर। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों कितने टॉपिक को पढ़ना है। तो ये है राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत। तो आज हम पढ़ेंगे राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले जो है कि इस पुस्तक में जो है लेखक का परिचय दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से बनना है। तो हम लेखक के परिचय को देखते हुए फिर चलेंगे यात्रा वृत्तांत की तरफ। चलिए हमारे साथ आनंद लेते हुए केवीएस टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ यह पुस्तक क्षितिज भाग 1 पढ़िए हमारे साथ आप सभी। देखिए, आइए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं राहुल सांकृत्यायन। शुद्ध इनका नाम सबसे पहले लिखना आप जान लीजिए। सांकृत्यायन कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव बंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। क्या था? ध्यान दीजिए, केदारनाथ पांडे। मूल नाम भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संकीर्तन हो गया। राहुल जी पाली, देखिए ध्यान दीजिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। कितने भाषाओं के? अनेक भाषाओं के। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल संकीर्तन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दर्शन, दिग्दर्शन, वाइसवी सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीतिक, ध्यान दें, साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीतिक, धर्म, इतिहास, विज्ञान, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या किया? जितनी जो है कि पुरानी पुस्तकें थी सबका खोज किए। राहुल संकीर्तन ध्यान देंगे तो आप बहुत सारी पुस्तकों का उद्धार किए हैं। राहुल वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ शास्त्र का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से समझ लीजिए कि घुमक्कड़ी उनके लिए एक मनोरंजन था। और आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो राहुल संकीर्तन की यह पहली यात्रा है, ठीक है, लहासा की ओर। उस समय ये जो है कि यात्रा कर रहे थे जब भारतीय लोग बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने यात्रा का एक बीड़ा उठाया, फिर ये यात्रा पे निकल गए। सबसे पहले ये जो है कि ध्यान देंगे तो सबसे पहले ये तिब्बत की यात्रा शुरू किए थे सन 1929-30 में। नेपाल के रास्ते से ये कहाँ घुसे थे? तिब्बत में। जब उस समय ये जो है कि घूमना पसंद किए, जब मतलब भारतीयों को तिब्बत की यात्रा का अनुमति नहीं थी। अनुमति के बिना भी ये भिखमंगे के रूप लेकर और छद्म वेश में की थी यह यात्रा अपनी। ठीक है, और राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते थे उस समय। और फिर भी इन्होंने यात्रा को शुरू किया और यात्रा को समाज के सामने भी रखा, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं लहासा की ओर यात्रा में। फटाफट हम पढ़ेंगे, देखते हुए चलिएगा आप सभी। ठीक है, ध्यान दीजिए।
यह नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता है। क्या है? नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाता है वही रास्ता है। ठीक, चलिए। कलिंग पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी रुचि। कलिंग पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें ध्यान देंगे तो जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पर चीनी पलटन का मतलब है कि यहाँ पे चीनी लोग रहते थे, जिससे चीनी लोग जो थे उनकी सेना की टुकड़ियाँ रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें थीं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें मर्द पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रखकर आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी जो है कि राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला वहाँ का जो है कि लोकल जो है कि चीज़ थी कि पहले की आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, भीख मंगे रहते थे। कौन रहते थे? भीख मंगे रहते थे। ठीक है, थोंगला तिब्बती जो है सीमा का एक स्थान है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे यही छोटी छोटी चीज़ें इस समय इस जो है कि एग्ज़ामिनर आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो 5 साल के बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कितने साल बाद लौटे थे, तो 5 साल बाद। और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर कैसे निकले थे? घोड़े पर सवार होकर, ठीक थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग, ठीक है, छंग पीकर बहुत हम कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। छंग हो सकता है वहाँ का पीने वाला कोई पेय पदार्थ हो। चलिए आगे मिलता है तो हम बताते हैं। अब हमें निकट विकट डांडा थोंगला हमने बात कर लिया दोस्तों। ये देखिए, इन सब शब्दों का विशेष रूप से ध्यान देना है। ये थोंगला पार करना था। वहाँ थोंगला जो है कि तिब्बती सीमा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आगे चलिए। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न
रहने के कारण यही लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया एक पैसा करते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई भी पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। कहाँ तक के लिए? लंगकोर, वहाँ का एक स्थान है दोस्तों। वहाँ के लिए उन्होंने 2 घोड़े किए, कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से लगभग 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मोटे भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ चोटी वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तु की दोस्तों ध्यान दीजिए, ये शब्द थोड़ा सा अटपटा है, जिह्वा बोलने में भी लड़खड़ा जा रही है, ध्यान देंगे तो आप। तो इसका जो है कि इसका मतलब होता है, आप समझ लीजिए यहीं पे, स्पेनिश उपन्यासकार सारवेत के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक जो घोड़े पर चलता था, ठीक है, उसी का उदाहरण लेखक यहाँ लिया हुआ है, की तरह अपने घोड़े पर जूझता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला है था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के मील भर पर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले, मतलब फू फू डाले मतलब जला डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला गया। क्या मिला? थुक्पा। थुक्का का मतलब होता है दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। और ऊपर आपने देखा सत्तू, सत्तू होता है वह सूखा आटा जो चने का होता है, रास्ते में लोग उसको खाते हैं। और ये सत्तू के चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ है, जिसको हम थुक्पा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो है थिंगरी के विशाल मैदान में थे। क्या? कहाँ के? थिंगरी, ठीक है, थिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है थिंगरी समाधि गिरी। गिरी माने पर्वत होता है, आप सभी जानते हैं। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का
घंटा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के ऊपर जाना चाहते थे। मैंने सोचा यहाँ तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया कि दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे के तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यदि भी थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से, ललाट का मतलब माथा होता है दोस्तों, ठीक है। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि वो दोस्तों भिखारी के रूप में ही पहुंचे थे वहां, ठीक है। उसी तरीके से उनको चलना था। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन उनके जो जिनके साथ वो यात्रा कर रहे थे उनका नाम सुमति था। हो सकता है पात्र के रूप में आपसे पूछा जाए तो उनके एक और परिचित थे। उनका घर तिंगरी में भी था, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेक कर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, ठीक है। कौन थे? नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजुर बुद्ध वचन अनुवाद, मतलब कुंजुर वहाँ का लोकल भाषा में उसे कहते हैं, अपनी भाषा में उसे मंदिर कहेंगे। और बुद्ध वचन मतलब जहाँ पे भगवान बुद्ध के वचनों का अनुवाद किया जा रहा है। वैसे की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन, ध्यान देंगे, मेरा आसन वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज में अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठा भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो दोस्तों यहाँ तक रहा राहुल संकीर्तन का यात्रा वृत्तांत, और आज के लिए इतना ही। और आपने देखा, आप पूरा जो है कि बारीकी से आप पढ़ लिए। पूरी पुस्तक को हम पढ़ने का कार्य इस चैनल पे कर रहे हैं दोस्तों। हमने राहुल संकीर्तन की संक्षिप्त परिचय को देखते हुए और आज के वीडियो में यहाँ तक हम बात किए। एक इनका यात्रा वृत्तांत राहुल जी का आज ये कंप्लीट हुआ, जहाँ पे आप इनकी बेसिक जानकारी भी ग्रहण किए, ठीक है। जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ 1893 में, और आपने देखा ये 1930 में यह यात्रा शुरू किए थे, वो भी भिक्षुक के रूप में, क्योंकि उस समय अन्य जगह जाना जो है कि खतरे से खाली नहीं था। लोग परमिशन भी नहीं देते थे कि आप यहाँ आए। तो यहाँ तक हमने देख लिया दोस्तों। अब आप यदि आप पूरा वीडियो पढ़ के जाएंगे ना तो आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब ये ही है कि जीवन में दुख जीवन को मांचता है, उसे आगे बढ़ाने का हुनर सिखाता है दोस्तों। लेखक सब कुछ को दांव पे लगा के ये वहाँ गए। बहुत सारी किताबें को इन्होंने इकट्ठा किया, रिसर्च किया था। खासकर जब आप देखेंगे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत इनका एक रिसर्च बहुत अच्छा है, ठीक। तिब्बत की यात्रा में इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी, बहुत, और इनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति भी थी, तो इन्हें घूमना बहुत अच्छा लगता था, ठीक। यहाँ तक आपने देखा। यदि वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आया दोस्तों, लगे कि हमने आपके लिए छोटी सी भी मेहनत की हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।